ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, यूनिट्स जो शुरू किए थे, डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस करके एक यूनिट है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 5। तो इसमें हमने जो लास्ट क्लास में जो इसका इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, उसके बाद में इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, उसको आज देखते हैं कि क्या क्या इसमें मेथड्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और क्या क्या मेथड्स हमको पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आर बेस्ड ऑन द फोरियर्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये फोरियर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो होमोजेनिटी क्या होता है ये हमने पढ़ा है, डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, तो जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है वो एक्चुअल में फोरियर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, और वहां पर हम जो मेथड यूज करते हैं ये सारे मेथड्स इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो द मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पर हमको 6 मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रिलेज मेथड, सेकंड इज बकिंघम्स पाइप मेथड, थर्ड इज ब्रिजमैन्स मेथड, फोर्थ है मैट्रिक्स टेंसर मेथड, फिफ्थ है बाय विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, एंड सिक्स्थ वन इज रीअरेंजमेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन 6 मेथड्स में से हमको जो हमारे सिलेबस में है वो शुरू के 2 मेथड्स ही हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं दोनों को हम डील करेंगे आगे। सो ओनली फर्स्ट 2 मेथड्स वी हैव टू सी। ओके, तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है रिलेज मेथड। ठीक है, ये क्या होता है? तो मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला जो मेथड हम लोग लेते हैं रिलेज मेथड को। ठीक है, इसका पहले एक प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो जो रिलेज मेथड है, तो रिलेज मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशन फॉर अ वेरिएबल which depends upon maximum 3 और 4 वेरिएबल्स ओनली। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड है जो वेरिएबल, जो किसी एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल फाइंड आउट करता है। ठीक है, एक्सप्रेशन हमको डिटरमाइन करना है, एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल। ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन 3 और 4 वेरिएबल्स। एक ऐसा वेरिएबल जो 3 और 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, 4 से ज्यादा नहीं। तो इन केस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बिकम्स मोर देन 4, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको फाइंड आउट करना हमको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या होता है। सो इन दिस मेथड अ फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है, अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सम वेरिएबल्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे उनका एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा, वो एक्सप्रेस किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, विच मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस, जो कि डायमेंशनली होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो इफ एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स अगर कोई वेरिएबल है जो डिपेंड करता है x1, x2, x3, xn तक। ठीक है, 4 से ज्यादा ना हो, हम यहां पर ध्यान रख रहे हैं। अगर x कोई वेरिएबल है जो डिपेंड करता है x1, x2, x3, xn तक, ठीक है, तो द फंक्शनल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, तो फंक्शनल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 यहां दिख रहा होगा, तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn। ठीक है, इस तरीके के लिखेंगे हम। तो इन द अबव इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो x को यहां पर हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वाइल जबकि x1, x2, x3, xn ये क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को हम क्या नाम देंगे? इंडिपेंडेंट। और ये क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो x पे डिपेंड करते हैं।
ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन about which information is required, while independent variables are those which govern the variation of dependent variables। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यहाँ पर x है, x पे डिपेंड करते हैं सारे वेरिएबल्स, तो इससे रिलेटेड जो भी हमको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वो यहां से हमको मिलेगा। ठीक है, यहां से हमको मिलेगा। तो इक्वेशन 1 अगर हम लोग देखते हैं, इक्वेशन 1 ये वाला है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू c ब्रैकेट ऑफ x1 पावर a, x2 पावर b, x3 पावर c और xn पावर n। ठीक है, जहां पर कैपिटल C जो है वो क्या चीज को शो कर रहा है, तो कांस्टेंट, एंड ए बी सी आर द आर्बिट्रेरी पावर। ठीक है, तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे जो पावर है, हम उसको ए बी सी से यहां पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और दिस वैल्यूज ऑफ ए बी सी अप टू एन आर ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। जो हम यहाँ पर फंडामेंटल डायमेंशंस जो यूज करते हैं, ठीक है, उसी को क्या करेगा, कंपेयर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दस द एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वहां पर पावर जो उसमें अप्लाई हुआ है वैल्यूज में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई पावर आएगा ए बी सी। ठीक है, तो उसको कंपेयर करेंगे हम, कहां पर कंपेयर करते हैं हम, बोथ द साइड। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि रिलेज मेथड में हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रैग फोर्स ऑन स्मूथ स्फीयर ऑफ डायमीटर d। ठीक है, मूविंग विथ एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ठीक है, डायमीटर दी दिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, फ्लूइड डेंसिटी इज रो एंड डायनेमिक विस्कोसिटी इज न्यू। ठीक है, हमको एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है बाय द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जहां पर हमको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब शुरुआत कैसे करते हैं इसमें फाइंड आउट करने के लिए, तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो जो ड्रैग फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ, क्योंकि हमको किसके लिए निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो ड्रैग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ, किसके किसके का फंक्शन है ये, डायमीटर d क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेलोसिटी v, डेंसिटी रो और डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू। ठीक है, तो जो ड्रैग फोर्स है दैट इज द फंक्शन ऑफ 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ड्रैग फोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया यहां पर, तो ये 4 चीजें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आएंगी। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे f इज अ फंक्शन ऑफ d, ठीक है, डायमीटर, v वेलोसिटी, रो फ्लूइड डेंसिटी और म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी, ऐसा लिख लिए। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलेज मेथड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेज मेथड कैसे लिखेंगे, तो c f इक्वल टू c d पावर a, v पावर b, रो पावर c और म्यू पावर d। ठीक है, वेयर c इज अ नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट की तरह उसको ट्रीट करना है हमको। अब आ जाओ इसको यूजिंग एमएलटी सिस्टम, जो मास लेंथ और टाइम के लिए हम लोग जो एमएलटी सिस्टम यूज करते हैं, तो दिस एमएलटी सिस्टम द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर डायमेंशंस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो फोर्स का, अब यहां पर हमको डायमेंशन पता होना चाहिए, एमएलटी सिस्टम में फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स इज नथिंग बट mlt-2। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था। ठीक है, जिनको समझ में ना रहा होगा इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो देख लेंगे कि हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर जो हम जो लिए यहाँ पर डायमेंशनल कांस्टेंट, तो किसका ये फंक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया डायमीटर। ठीक है, तो L पावर A, डायमीटर के लिए क्या होता है, केवल लेंथ यूज करते हैं हम लोग, एक ही डायमेंशन यूज करते हैं, L पावर A हो जाएगा, डॉट
यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए LT माइनस वन, तो LT माइनस वन होल पावर B। उसके बाद में डेंसिटी दैट इज ML माइनस थ्री होल पावर C, और लास्ट में डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, तो ML माइनस वन T माइनस वन होल पावर D। तो ये हमको एक इक्वेशन मिलता है जब हम यहाँ पर इसको इसके डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी क्वांटिटी रहेगी, कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, फ्लूइड क्वांटिटी, उसको हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रिलेज मेथड, है ना, रिलेज मेथड चल रहा है अभी। तो फॉर डायमेंशनल होमोजेनिटी, अब डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ चुके हम लोग, के लिए क्या करते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ ईच डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके जो डायमेंशनल, जो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर इसको कंपेयर करते हैं। तो m के लिए क्या होगा, m के लिए फॉर m तीन हमारे पास टर्म होते हैं, m, l और t, ठीक है, तो तीनों के लिए हम चेक करेंगे। तो m के लिए क्या होगा यहाँ पर फॉर m। अब इधर देख लो m यहाँ पर क्या क्या चीज को है, तो m के यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए क्या हो गया, 1 है ना। यहाँ पर क्या है m के लिए, ठीक है, तो m का जो यहाँ पर है, जो एक्सपोनेंट क्या चीज को शो कर रहा है, c, ठीक है। m यहाँ पर कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है वो हमको देखना है। तो एक जो पावर c है वहां पर m यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम c लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर m के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख दें यहाँ पर इस वाले टर्म में तो m का पावर यूज हुआ ही नहीं है a और b के लिए, ठीक है, पावर a b के लिए m यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर पावर c के लिए m यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, उसका जो पावर है c लिख दिए। यहाँ पर m के पावर में d, तो d लिख दिए, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हो गया। तो m के लिए हमारे पास क्या रिलेशन आया, 1 इक्वल टू c प्लस d। सिमिलरली फॉर l, l के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, l के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो l पावर a लिखे, उसके बाद l पावर b तो प्लस b, l पावर माइनस थ्री, ठीक है, तो माइनस थ्री सी हो गया, l पावर माइनस वन इंटू डी, तो माइनस डी हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली फॉर t, टाइम के लिए देखते हैं, तो t के पावर में है 2, माइनस टू है, इधर माइनस टू आ गया, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए t कहां पर और है, तो यहाँ पर माइनस वन इंटू बी, माइनस बी, और t के लिए क्या है, माइनस वन इंटू डी माइनस डी, ये हो गया। यहां से निकल के इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, देर आर 4 अननोन्स ABCD बट इक्वेशंस आर 3 ओनली, है ना, 3 इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी क्या है, ABCD है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD, हाउएवर 3 ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फोर्थ वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अननोन 4 है, इक्वेशन 3 है, तो हम क्या करेंगे कि चौथे को बाकी 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो 3 ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्थ वेरिएबल्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हियर द रोल ऑफ विस्कोसिटी इज वाइटल, ठीक है, क्योंकि उसी का जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो ज्यादा बड़ा है। हेंस ABC आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ D, ठीक है। तो अब D को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी वेरिएबल्स को D के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग, तो पहला इक्वेशन यहाँ से ले सकते हैं, तो D इक्वल टू, यहाँ पर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 1 माइनस डी, ठीक है। और यहां से जब देखते हैं इस इक्वेशन से, तो B इक्वल टू 2 माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रख दें इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, C और B की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A इक्वल टू 1 माइनस बी 3C, ठीक है। इसको यहाँ पर जब इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में C और B की वैल्यू को, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर A इक्वल टू 2 माइनस डी मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A, B और C को हमने D के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, A, B, C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि D तो पहले से ही है,
तो सारे जो इक्वेशन पूरा जो डायमेंशन है या पावर बोल सकते हैं वो डी के फॉर्म में आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, सी कांस्टेंट, ब्रैकेट लगा दिए, तो डी पावर ए था, ए की जगह में क्या हमने रखा है 2 माइनस डी डॉट, बी के जगह में बी की पावर बी थी, बी के जगह में 2 माइनस डी डॉट, रो की पावर सी था, तो सी के जगह में 1 माइनस डी और म्यू के पावर में पहले से ही डी था। ये हो गया यहां तक। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो एफ इक्वल टू सी ब्रैकेट में डी पावर, अब यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो डी पावर 2 है ना, वी पावर 2 और रो पावर 1, ठीक है। अनदर स्मॉल ब्रैकेट, बचा हुआ क्या है, डी पावर माइनस डी, वी पावर माइनस डी, यहां से रो पावर माइनस डी इंटू म्यू पावर डी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू सी लार्ज ब्रैकेट रो, ये यहां से आ जाएगा रो डी स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर जो टर्म है जिस भी कंडीशन में है, तो म्यू यहां पर म्यू अपॉन ये सारे के पावर में डी है ना, लेकिन माइनस में है, तो वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो रो अपॉन म्यू अपॉन रो वी डी होल पावर डी, ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन मिलेगा हमको, एफ इक्वल टू रो, ठीक है, डी स्क्वायर वी स्क्वायर फाइव, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, फाइव इंटू म्यू अपॉन रो वी डी, ठीक है, यहां तक आ गया, इंटू म्यू अपॉन रो वी डी। तो ये डायमीटर का फंक्शन हो जाएगा कितना। तो इस तरीके का हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है, ड्रैग फोर्स का हमको एक पूरा क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। दैट इज द रिलेज मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये रिलेज मेथड है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज बकिंघम स्पाई मेथड या बकिंघम स्पाई थ्योरम, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। तो सेकंड जो इसमें मेथड है बकिंघम स्पाई थ्योरम, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, जब हमारे पास वेरिएबल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो रिलेज मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बिकम इंक्रीजिंगली लेबोरियस। तो जब हम देखो यहाँ पर जो रिलेज मेथड यूज हुआ था वो 3 से 4 वेरिएबल के लिए मोस्टली यूज होता है। अगर उससे ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाता है कि हमको चौथे या पांचवें वेरिएबल को शुरू के 3 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम बकिंघम्स मेथड यूज करते हैं। सो इन दिस मेथड इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर रिलेज मेथड, ठीक है। तो इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है बोल सकते हैं रिलेज मेथड का, के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम बकिंघम्स मेथड को यूज करते हैं। सो बकिंघम्स डेजिग्नेटेड द डायमेंशनलेस ग्रुप बाय द ग्रीक कैपिटल लेटर पाई, ठीक है। तो बकिंघम्स जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज द ग्रुप ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, जिसको ग्रीक लेटर्स में पाई लिखा जाता है, ठीक है। इट इज देयरफॉर ऑफन कॉल्ड बकिंघम स्पाई मेथड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बकिंघम स्पाई मेथड बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डायमेंशनलेस नंबर है। अब इसका एडवांटेज जो होता है, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड ओवर रिलेज मेथड इज दैट कि इट इज एडवांस फॉर द एनालिसिस एज टू हाउ मेनी डायमेंशनलेस ग्रुप आर टू बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो जितने भी डायमेंशनलेस ग्रुप बनेंगे उसके बेस पे हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा एडवांटेज है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बकिंघम स्पाई मेथड क्या होता है, ठीक है। सो बकिंघम स्पाई थ्योरम स्टेट्स दैट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका स्टेटमेंट भी कई बार पूछता है डायरेक्टली, और या तो इसका एक मेथड को डिस्कस करने के लिए बोलता है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए पढ़ना है। So Buckingham Spy theorem states that if there are n variables, ठीक है, अगर n variables यहाँ पर हमको दिए गए हैं which is dependent and independent,
ठीक है, जो भी वेरिएबल्स होगा वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकता है, जिसको हम n वेरिएबल्स बोलेंगे। इन अ डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन, किसी भी डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन में, एंड इफ दीज वेरिएबल्स कंटेन्स m फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है, एक तो होगा, एक तो क्या है, n वेरिएबल्स है, अब वो वेरिएबल्स या तो डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वेरिएबल्स कंटेन करते हैं m फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है, क्या क्या इसमें डायमेंशंस हो सकते हैं, तो mlt के फॉर्म में रहता है, जो भी डायमेंशंस होता है, ठीक है। देन द वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इनटू n माइनस m, ठीक है, तो इनको n माइनस m के फॉर्म में अरेंज करना है हमको, ठीक है। तो n माइनस m क्या कहलाएंगे, डायमेंशनलेस टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। तो दिस डायमेंशनलेस टर्म्स आर कॉल्ड पाई टर्म्स, ठीक है। तो जब हम n माइनस m कर देते हैं तो जो हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इनको बोला जाएगा पाई टर्म्स, जहां पर n क्या है, तो n क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ और सम ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और m क्या है, फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है। इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं कि इफ एनी वेरिएबल x1, कोई वेरिएबल दिया है विच इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो x1 है वो डिपेंड करता है कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, जो कि x1, x2, x3, x4, xn तक हो सकते हैं। सो फंक्शनल इक्वेशन कैन बी रिटन एज x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, x3, x4 अप टू xn, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी also written as function of x1, x2, x3, x4 up to xn equal to 0, ठीक है। इस तरीके का उसको लिखा जा सकता है, जहां पर x1 वेरिएबल है जो डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ठीक है। सो इट इज अ डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन को ये फॉलो करता है। सो इट कंटेन्स n वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बकिंगम्स पाई थ्योरम में स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो n वेरिएबल्स होगा दैट इज द सम ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो x डिपेंड कर रहा है बाकियों पे, तो इन सब का जो सम है वो n वेरिएबल्स ही कहलाएगा, ठीक है। इफ देयर आर m फंडामेंटल डायमेंशंस, अगर m फंडामेंटल डायमेंशंस हैं अकॉर्डिंग टू बकिंगम्स पाई थ्योरम, सो इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पाई टर्म्स, ठीक है। इन्हीं पाई टर्म्स को क्या बोलते हैं हम, डायमेंशनल लेस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सो इन विच नंबर ऑफ पाई टर्म्स इज इक्वल टू n माइनस m, ठीक है। तो उसको हम n माइनस m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 2 अगेन कैन बी रिटन एज फंक्शन 1 ऑफ पाई 1, पाई 2, पाई 3 अप टू पाई n माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम ट्रांसफॉर्म किए पाई टर्म्स में, जहां पर जो पाई है वो क्या चीज को शो कर रहा है, n माइनस 1 को शो करता है पाई टर्म्स। एक जो पाई, जैसे पाई 1 है तो पाई 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, सॉरी n माइनस m है ना, तो n1 माइनस m1 ऐसा कहलाएगा वो। सो ईच डायमेंशनलेस पाई टर्म्स इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग m वेरिएबल्स आउट ऑफ टोटल n वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो भी डायमेंशनलेस टर्म रहेंगे पाई टर्म, वो हमको कैसे मिलेंगे, कंबाइनिंग ऑफ m वेरिएबल्स, जितना m वेरिएबल्स होगा आउट ऑफ n वेरिएबल्स, मतलब n माइनस m, ठीक है, यहां से हमको मिलेगा। तो ईच पाई टर्म्स कंटेन्स m प्लस 1 वेरिएबल्स, ठीक है। हर एक पाई जो टर्म रहेगा वो m प्लस 1 वेरिएबल्स को कंटेन करेगा। So these m variables which appear repeatedly in each of pi terms are called repeating variables, ठीक है। repeating variables क्योंकि n की संख्या ज्यादा है, m की संख्या कम है, ठीक है। so and they are chosen from the among the variables such that they together involve in all the fundamental dimensions and themselves do not form any dimensionless parameter, ठीक है। So let us the above case
x2 x3 x4 आर द रिपीटिंग वेरिएबल्स। क्यों रिपीटिंग वेरिएबल्स है? क्योंकि x1 तो क्या था, एक वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड कर रहा है x2 x3 x4 पे। तो जो भी पाई टर्म निकलेगा वहां पर x2 x3 x4 बार बार यूज होंगे, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिपीटिंग वेरिएबल्स बोल रहे हैं। ठीक है। इफ द फंडामेंटल डायमेंशंस m, ठीक है, फंडामेंटल डायमेंशंस हमारे पास कितने, 3 हैं, m l और t, दैट इज इक्वल टू 3, देन ईच टर्म कैन बी रिटर्न एज। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पाई वन को कैसे लिखेंगे, पाई वन इक्वल टू x2 पावर a1 x3 पावर b1 x4 पावर c1 इंटू x1। ठीक है। उसी तरीके से x पाई टू को कैसे लिखेंगे, x2 पावर a2 x3 पावर b2 x4 पावर c2 x5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमको मिलता है क्या, इक्वेशन नंबर 4 यहां पर। ठीक है। वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द कांस्टेंट। ठीक है। ये पावर में जैसे हमने कांस्टेंट पढ़ा था रिलेज मेथड में, उसी तरीके का है। विच आर डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग डायमेंशनलेस होमोजेनिटी। ठीक है। जैसे ही उसको डायमेंशनल होमोजेनिटी में ले आएंगे, हमको ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो these values are substituted in equation 4 and values of pi 1 pi 2 pi 3 up to pi n minus 1 are obtained। ये हमको मिल जाएगा। So these values of pi's are सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारा कहां पर है, यहां पर। ठीक है। पाइस की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब यहां से हम निकाल पाएंगे। ठीक है। सो फाइनल जनरल इक्वेशन फॉर द फिनोमिना may be obtained by expressing any one of pi terms as a function of other। ठीक है। तो पाई वन अगर हम कब निकाल पाएंगे, तो पाई वन, देखो जैसे स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट था कि जो भी वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, इंडिपेंडेंट पे। तो अगर x1 डिपेंड कर रहा था, या x1 इज अ फंक्शन ऑफ x2 x3 x4, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर पाई वन क्या हो जाएगा, पाई वन इज इक्वल टू पाई ऑफ या फंक्शन ऑफ पाई 2 पाई 3 पाई 4 अप टू पाई n माइनस 1। ठीक है। पाई n माइनस 1। लेकिन जब पाई 2 निकालेंगे तो पाई 2 विल बी द फंक्शन ऑफ, इसका फंक्शन हो जाएगा, तो पाई 1 पाई 3 पाई 4 पाई n माइनस 1, है ना। जो भी यहाँ पर जिसका हमको फंक्शन निकालना है, उसको छोड़ के बाकी वेरिएबल्स को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट हाउ टू सॉल्व और हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। और पाई टर्म्स। ठीक है। इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ हम कंडीशंस देख लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स कैसे करेंगे। ठीक है। हाउ टू सेलेक्ट रिपीटिंग वेरिएबल्स हियर। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन व्यू व्हाइल सेलेक्टिंग m रिपीटिंग वेरिएबल्स, क्योंकि m ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है। m रिपीटिंग वेरिएबल्स। सो फर्स्ट पॉइंट है m repeating variables must contains jointly all the fundamental dimensions involved in the phenomena। जितने भी फंडामेंटल डायमेंशंस हैं वहां पर इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है। यूजुअली हम लोग जो फंडामेंटल डायमेंशंस यूज करते हैं दैट इज MLT। ठीक है। MLT यूज कर रहे हैं। हाउएवर इफ ओनली 2 डायमेंशंस आर इन्वॉल्व, ठीक है, सो देयर विल बी 2 रिपीटिंग वेरिएबल्स। अगर 2 डायमेंशंस यूज हो रहे हैं, मान लो m और l बस यूज हो रहा है, वहां पर टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब क्या होगा, एंड दे मस्ट कंटेन टुगेदर द 2 डायमेंशंस इन्वॉल्व। ठीक है। तो वहां पर 2 को यूज करेंगे हम। सेकंड है द रिपीटिंग वेरिएबल्स मस्ट नॉट फॉर्म द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स अमंग देमसेल्व्स। ठीक है। तो जो भी रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो नॉन डायमेंशनल नहीं होने चाहिए। ठीक है। मस्ट नॉट फॉर्म नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स। ठीक है। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में हमको रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है, एज फॉर एज पॉसिबल
द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी सेलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तीसरा हमको क्या यूज करना है, तो जो भी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जैसे जो x1 था, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, शुड नॉट बी सेलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल। ठीक है, उसको हमको रिपीटिंग वेरिएबल में सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है, नो टू रिपीटिंग वेरिएबल्स शुड हैव द सेम डायमेंशंस। तो जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे उनके डायमेंशन सेम नहीं होने चाहिए। सॉरी, नो टू रिपीटिंग वेरिएबल्स शुड हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो जो भी वहां पर रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनके डायमेंशंस वहां पर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम यहां पर देखते हैं, तो रिपीटिंग वेरिएबल्स शुड बी चूजन इन सच अ वे दैट वन वेरिएबल कंटेन्स ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्शन, है ना। ये कई बार ऐसा डायरेक्टली पूछता है, हाउ टू सेलेक्ट रिपीटिंग वेरिएबल्स इन बकिंघम पाई थ्योरम, एक्सप्लेन। ठीक है, तो सारे हमको यहाँ पर पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। सो क्या बोला है, रिपीटिंग वेरिएबल्स शुड बी selected in such a way that one variable contains geometric property। ठीक है, एक वहां पर जो रिपीटिंग वेरिएबल्स में geometric property होनी चाहिए, that is length, ठीक है, l, diameter d या height h, ये geometric property उसमें एक होना चाहिए। ठीक है, मतलब l का एक टर्म होना चाहिए, mlt में एक l होना चाहिए बोल सकते हैं। ठीक है, लेंथ, ये सारी चीजें लेंथ को शो कर रहे हैं। अदर वेरिएबल कंटेन्स फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक जो वेरिएबल हो रिपीटिंग वेरिएबल्स वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जैसे लेंथ को, और दूसरा जो एक रिपीटिंग वेरिएबल्स हो वो फ्लो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्लो पैरामीटर्स को देख रहे हैं, जहां पर वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। एंड थर्ड वेरिएबल कंटेन्स फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, so the choice of repeating variables in most of the fluid mechanics problems may be, ठीक है, किस तरीके का हो सकता है, तो एल वी रो। ठीक है, जहां पर लेंथ हो गया एल, है ना, एल जो लेंथ है वो क्या चीज को शो कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है। वेलोसिटी वी इज द फ्लो प्रॉपर्टी एंड रो इज द मास डेंसिटी। ठीक है, जो भी डेंसिटी रहेगा वो उसके फ्लूइड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप का एक ग्रुप बनता है यहाँ पर, एल वी रो, है ना। इधर क्या हो गया, डी वी रो। ठीक है, डी फॉर डायमीटर, वेलोसिटी और डेंसिटी। उसके बाद एल वी म्यू, ठीक है, लेंथ, वेलोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। उसके अलावा डी वी म्यू। ठीक है, तो these are the choices of repeating variables in most of the fluid mechanics problems। ठीक है, this is all about बकिंघम्स पाई थ्योरम और मेथड। ठीक है, तो इस तरीके हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर हुआ होगा कि जो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए जो मेथड्स हैं वो हम कैसे यूज करेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज बकिंघम्स पाई थ्योरम और बकिंघम्स पाई मेथड, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, this method is very important to determine to analysis the dimensionless group। dimensional analysis के लिए हम जो यूज करते हैं यहाँ पर रिलेज मेथड एंड बकिंघम्स पाई मेथड। ओके।